सी लैंग्वेज सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज देख रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें आज हम अपने एरेज़ के बारे में देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स के लिए एरे का यूज़ किया जा सकता है। हम जैसे जानते हैं कि एरेज़ का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम किसी तरह का एरे डिफ़ाइन करते हैं तो एरे एक तरह का आपका डेटा टाइप होता है। ये आपका यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप है। अब इस डेटा टाइप के लिए हमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के लिए आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, आप जिस तरह की वैल्यूज़ को चाहते हो। अगर आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे अगर आपके क्लास में आपको 100 स्टूडेंट्स की एक डिटेल बनानी है तो आपको 100 स्टूडेंट्स के लिए हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल के थ्रू फिर आप अपने स्ट्रक्चर्स के मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। मगर 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, आपके प्रोग्राम में राइट करना काफ़ी टाइडियस टास्क होता है, जो ईजी नहीं रहेगा। आप डिक्लेयर कर सकते हो, मगर 100 वेरिएबल्स आपको प्रोग्राम में पहले टाइप करने पड़ेंगे अलग अलग करके, तो वो आपके प्रोग्राम को काफ़ी लेंथी बना देता है और प्रोग्रामर के लिए वो एक थोड़ा सा टाइडियस टास्क हो जाता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिर हम अपने प्रोग्राम में एरे का यूज़ करते हैं। एरे, अब सिंपल एक वर्ड लिख के आप नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। आप 10, 20, 100, 1000 जितने चाहे वेरिएबल्स आप सिर्फ एक वर्ड टाइप करके अपने प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर, आपके प्रोग्राम में आप जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसमें अगर आपके पास इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम एरेज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब एरेज़ को जब हम डिक्लेयर करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, तो उसका सेम वही तरीका रहता है जैसे हम अपने एरेज़ के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल है, यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी बुक्स की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। आपके पास नंबर ऑफ़ बुक्स हैं, तो सपोज़ हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ बुक्स की इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो जैसे आपके पास बुक नंबर है, वो आपका इंटीजर टाइप का रहेगा। आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एंटर करोगे, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। आफ्टर दैट बुक का टाइटल, इसके लिए हमने करेक्टर टाइप लिया और इसका साइज़ आपने 20 लिया है, तो इसमें आप अपने बुक का टाइटल स्टोर करेंगे। एंड थर्ड वन है फिर आपका बुक का प्राइस, तो ये हमने फ्लोट टाइप ली है। तो ये आपने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ये जो मेंबर्स हैं, ये किसी न किसी बुक के साथ एसोसिएट होंगे। तो किस बुक के साथ एसोसिएट हैं, उसके लिए हमें क्या है, वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो वेरिएबल जैसे हमने पहले डिक्लेयर किए थे, वेरिएबल डिफाइन जैसे किए थे, तो उसके लिए पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाएगा आफ्टर आपका स्ट्रक्चर का नेम, और यहाँ पे अब आप एरे डिफाइन करोगे। तो जैसे हमने यहाँ पे बुक नाम का एक एरे बनाया है, जिसका साइज़ आपने दिया है 100, मतलब ये एरे आपके पास 100 बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। अब जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस तरह से एरेज़ को डिक्लेयर करोगे, स्ट्रक्चर के लिए एक एरे डिफ़ाइन करोगे, तो ये एरे आपके हर एक मेंबर के लिए कंसेक्टिवली आपकी एक मेमोरी रिज़र्व करेगा। जैसे सिंपली एरे के अंदर होता है कि एरे के अंदर जो भी आपके एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किए जाते हैं। सिमिलरली जब हम स्ट्रक्चर के लिए किसी तरह का एरे डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी मेमोरी लोकेशन को कंसेक्टिवली हर एक वेरिएबल के मेंबर्स के लिए रखा जाता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारे पास ये बुक नाम का जो वेरिएबल है, इसके आपके पास यहाँ पे 3 मेंबर हैं, बुक नंबर 1, टाइटल एंड प्राइस। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट 3 लोकेशंस, यहाँ पे आपका बुक नंबर आएगा, सेकंड आपका टाइटल एंड थर्ड वन इज़ योर प्राइस। अब ये है आपके पास बुक नंबर 0 के लिए। अब आपका जो
बुक नंबर है ये आपका इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे आपके पास इसमें अगर आप 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम कर रहे होगे तो 2 बाइट्स का स्पेस होगा, अगर आप 32 बिट के आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास 4 बाइट का स्पेस रिजर्व होगा। सेकंड आपका जो ब्लॉक है ये आपके पास टाइटल के लिए रखा गया है, तो टाइटल हम यहाँ पे 20 साइज़ के साथ ले रहे हैं, तो मतलब आपका जो टाइटल होगा ये आपके पास 20 बाइट्स का स्पेस लेगा, तो 20 बाइट्स आपके टाइटल के लिए रिजर्व कर दी जाएंगे। एंड थर्ड वन फिर आप प्राइस लेके चल रहे हो, दैट वन इज़ ऑफ फ्लोट टाइप, तो फ्लोट के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 बाइट्स को रिजर्व किया जाएगा। ये आपके बुक ज़ीरो के लिए। सिमिलरली फिर आपका बुक वन के लिए होगा, बुक वन जो आपकी बुक नंबर होगा पहले आपका इसके लिए मेंबर, फिर सेकंड मेंबर आपका बुक का टाइटल, एंड थर्ड वन फिर अगेन आपका प्राइस। तो यहाँ पे भी आपका बुक वन के लिए मेमोरी रिजर्व कर दी जाएगी, फिर आपकी बुक टू के लिए मेमोरी रिजर्व की जाएगी। इस तरह से आपका कंसेक्टिवली आपके लास्ट बुक तक हर आपका मेमोरी लोकेशन हर बुक के लिए रिजर्व की जाएगी। तो बेसिकली आपके जो एरेज होते हैं, एरे से हम जिस भी तरह के मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, हर एक वेरिएबल के हर एक एरे के एलिमेंट के लिए मेंबर्स को कंसेक्टिवली आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। अब इसी चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि आप एरे कैसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं वो है आपके पास, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो है टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स obtained by 5 students in different subjects। तो ये आपका प्रोग्राम है। अब इसको बनाते हैं। पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के मेंबर डिक्लेयर करेंगे, इंट subject1 subject2 subject3। तो हमने यहाँ पे 3 मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए। आफ्टर दैट हम अब अपने मेन पे आएंगे। अब यहाँ पे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, स्टूडेंट, और हम एरे को नाम देंगे यहाँ पे std, एंड यहाँ पे हमें 5 स्टूडेंट का चाहिए तो इसका साइज़ हम 5 कर लेते हैं। देन इंट आई का यूज़ हम अपने लूप के लिए यूज़ करेंगे, बाय विच हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो आपके एरेज के एलिमेंट्स होंगे उसको एक्सेस करेंगे। आई देन यूजर टोटल को हम पहले वैल्यू असाइन कर लेते हैं, 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन फिर आपकी फॉर लूप, फॉर आई असाइन 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। इस तरह से हम यहाँ पे printf, अब यहाँ पे हम यूज़र के लिए एक मैसेज ले लेते हैं, एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स scanf
%d %d कॉमा। अब यहाँ पे हम आपके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे थ्रू योर एरे। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ SI डॉट subject1 S1 आपका फर्स्ट मेंबर, कॉमा सेकेंड एलिमेंट एड्रेस ऑफ SI डॉट S2 सेकेंड मेंबर, एड्रेस ऑफ SI डॉट S3 थर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम अब इसका टोटल निकालेंगे। टोटल इज इक्वल टू SI डॉट सॉरी यहाँ पे S नहीं है, हमारा जो एरे है दैट मीन्स STD, तो यहाँ पे STD आएगा। सिमिलरली यहाँ पे STD I डॉट S1 प्लस STD I डॉट S2 प्लस STD I डॉट S3। तो इस तरह से आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनका आपने टोटल निकाल लिया, और इसके बाद आपको टोटल को आउटपुट करना है, प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए फिर से हम मैसेज ले लेंगे। टोटल मार्क्स obtained by बाय स्टूडेंट करेंगे हम यहाँ पे, बाय स्टूडेंट % D अगेन %D। हम फर्स्ट यहाँ पे हम स्टूडेंट नंबर प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम बेसिकली I की वैल्यू लेंगे। अब I हम 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं, तो I 0 नहीं होंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे I प्लस 1, जो भी आपकी I की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड किया जाएगा, क्योंकि एरे होता है, एरे आपका हमेशा 0 से वर्क करता है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आपका 0th होता है। तो उसके हम यहाँ पे I को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। मगर जब हम एक्चुअली लिखेंगे तो आपका जो I0 स्टूडेंट STD 0 स्टूडेंट है, दैट मीन्स स्टूडेंट 1, तो उसको हम प्रिंट करने के लिए I प्लस 1 करेंगे, और नेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी टोटल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे टोटल नहीं था, यहाँ पे था, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट मीन्स T। तो यहाँ पे हम T that's it, कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, एंड इस तरह से एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। फर्स्ट वन आपका 23, 34 एंड 45 एस एंटर। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 1 102। अब फिर से हम करेंगे नेक्स्ट के, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 2 136। अब आपकी नेक्स्ट लूप चलेगी, हम नेक्स्ट के डालते हैं यहाँ पे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट 3, देन इज योर 4th स्टूडेंट, उसके करते हैं दैट वन, दिस इज योर 4th स्टूडेंट। अब आपका 5th स्टूडेंट की बारी आ गई। तो इस तरह से, तो आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5th स्टूडेंट इज 264। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग एरे आपके जो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं,
आपके जो स्ट्रक्चर के मेंबर रहेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, उनको एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप फॉर लूप करके अपने हर तरह के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें आपके पास ओवरऑल जो प्रोग्रामिंग रहती है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी बाय यूजिंग एरे। आपका जो टाइम रहता है डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका डिक्रीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है, अब हमने एरे डिक्लेयर कर दिए। अब कई बार हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें अपने एरे के जो मेंबर्स होते हैं उनको हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, बेसिकली इसमें आपके पास एक्सेसिंग मेथड है। तो एक्सेसिंग हमने पीछे वाले प्रोग्राम में कर लिया। हम यहाँ पे क्या है, एरे के जो इंडेक्स नंबर होता है उसके साथ हम डॉट ऑपरेटर लगा के आपका मेंबर का नेम लिखते हो। जैसे हमने पीछे वाले प्रोग्राम में आपके डिफरेंट तरह के स्टूडेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे आप एक्सेस कर रहे हो, सब्जेक्ट 1 को आप मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने std आपका एरे का नेम, आपने फिर इसका इंडेक्स नंबर लिया, डॉट मेंबर का नाम। तो इस तरह से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसके इंडिविजुअल मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम आपके डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले भी एरे के केस में किया था। और इसके लिए हमने जनरली जो है हम डिफरेंट तरह की लूप्स का यूज़ करते हैं, और सबसे कॉमन हम अपने फॉर लूप का यूज़ करते हैं, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में किया। अब नेक्स्ट जो आपकी इनिशियलाइजेशन की बात आती है कि अभी तक हमने प्रोग्राम में किया, हमने उसमें वैल्यूज़ जो हैं पहले से स्टोर नहीं की, हमने वैल्यूज़ को थ्रू यूज़र इनपुट लिया। अगर आपको आपके प्रोग्राम में आप जो एरे डिक्लेयर करते हो उसके डिफरेंट तरह के जो मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन है आप पहले से ही उसमें स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने एरेज़ को इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। अब एरे की जो आपकी इनिशियलाइजेशन होती है उसको सेम वैसे ही किया जा सकता है जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर को भी सेम उसी तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया, स्ट्रक्ट रिकॉर्ड बुक, और यहाँ पे हम जो बुक एरे है उसका साइज़ हम 2 ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 बुक्स की इन्फॉर्मेशन को एंटर करेंगे, पहले से ही इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसेस, आफ्टर दैट आप यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, आपका जो फर्स्ट मेंबर है दैट वन इज़ योर बुक नंबर। तो जैसे हमने पहले भी स्ट्रक्चर के केस में बात की थी कि अगर आप अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करवाना चाहते हो तो आप उसी ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में आपने स्ट्रक्चर के अंदर अपने मेंबर्स को डिफ़ाइन किया है। तो सेम यहाँ पे भी जैसे हम वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने एरे के अंदर, तो यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन वैसे ही एंटर करेंगे, उसी ऑर्डर में एंटर करेंगे जिस ऑर्डर में आपके पास आपका स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपका बुक नंबर 1, आफ्टर दैट आपका बुक का टाइटल। तो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में आप अपना टाइटल राइट करोगे, देन कॉमा, आपका थर्ड मेंबर इज़ योर प्राइस, देन अगेन कॉमा ऑपरेटर, और आपकी सेकंड बुक की इंफॉर्मेशन, बुक नंबर 2, टाइटल, इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज, एंड प्राइस इज 246.55। इस तरह से करोगे तो आपका एरे खुद अंडरस्टैंड करता है कि कितने एलिमेंट्स आपके फर्स्ट एरे एलिमेंट के रहेंगे, आफ्टर दैट आपके नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सेकंड एरे एलिमेंट्स के हैं। ये खुद डिस्टिंग्विश करता है। जैसे हम 2 डायमेंशनल एरे के केस में लेके चलते थे कि वहाँ पे आप क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को आपके एरे के अंदर अलग अलग करते थे, तो सेम वैसे। अब दूसरा जो आपका मेथड रहता है वो इस तरह से है, आपके यहाँ पे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, हर एक एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के जो मेंबर्स हैं आप उनको कर्ली ब्रेसेस के बीच में भी राइट कर सकते हो। आप कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, सेकंड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आपके पास बुक नंबर 0 की बारी आती है। तो इसकी जो आपका एलिमेंट्स हैं 1, टाइटल, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू C, एंड प्राइस, देन कर्ली ब्रेसेस आपने क्लोज किया, कॉमा, फिर आपकी सेकेंड बुक जो है, जो आपकी बुक 1 है, बुक 1 की आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की, बुक नंबर 2, टाइटल, इंट्रोडक्शन टू ICT रिसोर्सेज, एंड प्राइस 246.55, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अगर यहाँ पे बुक 3 भी होती
तो उसके फिर से यहाँ पे कॉमा लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप थर्ड बुक की इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं और लास्ट में आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से भी आप अपने एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हो। अब इस तरह से जब आप अपने एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करते हो तो यहाँ पे आपका जो एरे का साइज होता है दैट वन इज योर ऑप्शनल। अगर आप इस एरे का साइज नहीं लिखोगे तब भी आप अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा सकते हो। और हमेशा अगर आप साइज नहीं राइट करते हो तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरे के लिए जो मेमोरी एलोकेट की जाएगी वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ की जा सकती है, क्योंकि उस केस में आप जितने एलिमेंट्स के लिए मेंबर्स को डिक्लेयर करोगे आपके एरे का साइज़ उतना ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर जैसे हम यहाँ पे अगर जो बुक नाम का एरे है इसका साइज़ आप एक्स्ट्रा ले लेते 5 ले लेते, मगर एरे में आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर करनी थी वो आपके पास सिर्फ 2 बुक्स की थी, तो उस केस में आपका 3 एरेज के लिए जो आपके पास मेमोरी एलोकेट की गई थी दैट वन वो आपकी वेस्ट हो सकती है। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे एरे का नाम नहीं लिखते हो, आप एरे का साइज़ यहाँ पे नाम तो आपको लिखना पड़ेगा, मगर एरे का साइज़ अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आप जिस तरह से एलिमेंट्स एंटर करोगे, आपके डिफरेंट तरह के मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम में आपके एरे के लिए साइज़ एलोकेट हो जाएगा, जिससे आप अपने मेमोरी के अंदर एरे के लिए जो साइज़ आप स्पेसिफाई करने जा रहे हो वो आपके ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ होगा। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड, तो इसके मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज योर care name size 10, second int account number, third one care account type and float balance। तो ये अपने पास एक अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए एरे बना लिया। अब हम इसको इसके पहले डिफाइन करते हैं आपके स्ट्रक्चर को। रिकॉर्ड, देन इसके लिए एरे करते हैं हम डिफाइन और इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा देते हैं। जैसे नेम हम ले लेते हैं जैसे राहुल। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपका अकाउंट नंबर, जैसे इसको ले लेते हैं हम 101। नेक्स्ट आपका अकाउंट टाइप आप करेक्टर ले रहे हो यहाँ पे तो सिंगल कोटेशन मार्क में, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम आपका एस फॉर सेविंग अकाउंट जैसे। नेक्स्ट आपका अकाउंट बैलेंस आप कुछ भी टाइप कर लो, दैट वन। आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई, सेकंड, अब यहाँ पे आप सेकंड नेम लेके चलते हो, जैसे रोहित 102। अकाउंट टाइप जैसे करंट अकाउंट, कॉमा, देन यूजर बैलेंस, क्लोज एंड इस तरह से। अब आपने एरे की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। आफ्टर दैट अब हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे।
I, then printf account information for I assign 0, I लेस देन, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं तो I लेस देन 2, I प्लस प्लस, नेक्स्ट printf name %s कॉमा का CI डॉट नेम। फर्स्ट मेंबर एक्सेस हो गया। सिमिलरली आपका सेकंड एलिमेंट, सेकंड जो एलिमेंट है दैट पर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर %d कॉमा CI डॉट AC अंडरस्कोर नंबर। थर्ड इंफॉर्मेशन printf, next is your account type, that is your %C character type है, कॉमा CI डॉट AC अंडरस्कोर, थर्ड इज योर अकाउंट टाइप। फोर्थ इंफॉर्मेशन बैलेंस, बैलेंस %f, टाइप्स फॉर्मेटिंग कर लेते हैं 2 डेसिमल पॉइंट्स के लिए, पॉइंट टू f कॉमा CI डॉट बैलेंस। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। देयर इज एन एरर, हम यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, सॉरी, इस तरह से कंपाइल, डन। तो इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की थी वो आपके यहाँ पे प्रिंट होगी। नेम फर्स्ट वन आपका राहुल था, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप एस एंड योर बैलेंस ये आ गया। सेकंड आपका नेम रोहित, अकाउंट नंबर 102, अकाउंट टाइप आपका सी करंट था एंड बैलेंस इज योर दिस। तो इस तरह से आप अपने एरेज के एलिमेंट को इनिशियलाइज कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्ट्रक्चर ही अभी कंटिन्यू करेंगे। आपके स्ट्रक्चर्स के कुछ एक टॉपिक्स और रहते हैं, हम उन्हीं को इसमें नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।